तो चलिए आइए आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7वीं विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों, इसके पहले हमने सभी कक्षाओं के एड ग्रेड का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे समझते हुए नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। और बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की बहुत अच्छी जानकारी और बहुत अच्छे समझाते हुए यहाँ पर अध्याय को पढ़ाया जाता है। बच्चों, आज का हमारा तीसरे नंबर का अध्याय है ऊष्मा। आज हम लोग ऊष्मा के बारे में जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, सबसे पहले उसको जान लीजिए आप। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। हम अपने चारों ओर ठंडी एवं गर्म वस्तुओं को देखते हैं तो यही क्या है? ऊष्मा है। आपने ठंडी वस्तुओं को देखा है, गर्म वस्तुओं को देखा है, ये सब क्या है? ऊष्मा है। यहाँ पर कुछ लिखा है, मतलब यहाँ पर आपको ये ऊपर दिया गया है। ऊपर दिए गए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती हैं। तो ठंडे एवं गर्म की पहचान हम छूकर या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ऊष्मा का अनुभव करके प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। आप लिख लीजिएगा। हमारा प्रश्न देखिए अब पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। पहला है ताप का मापन तापमापी द्वारा किया जाता है। अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। रबर, लकड़ी की एवं प्लास्टिक के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें करंट नहीं लगता है आपको, अर्थात जो गर्म करने पर भी गर्म नहीं होते। जैसे आपने कुकर देखा होगा, कुकर को आप जब कोई भी गर्म इस पे रख देते हैं गैस पे, तो वो हैंडल एक प्लास्टिक का लगा रहता है। वो क्या रहता है? विद्युत का कुचालक रहता है। बाकी सब क्या रहते हैं उसमें जो पार्ट्स लगे वो सुचालक रहते हैं। दिन के समय स्थल या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वह ऊष्मा के कारण। अगला प्रश्न है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिएगा फिर से, बूझों का बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण का नाम थर्मामीटर है। क्या है? थर्मामीटर। यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया गया है, देख लीजिएगा। क्या है? थर्मामीटर। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्मामीटर हो जाएगा। आपको बुखार आया होगा तो डॉक्टर ने आप पे भी थर्मामीटर लगा के चेक किया होगा। लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मारोधी होती है। ठीक है, ये तो सुचालक आए हैं तो होगा नहीं, है ना। अगला है, समुद्री समीर किसे कहते हैं? समुद्र की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। फिर अगला है, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो हमें बहुत पहले से पढ़ते हैं, मरकरी। मरकरी जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80, जिसे हम पारा भी कहते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का तापमान क्या होगा? अब उसके शरीर का तापमान क्या हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में बताना है, फ़ारेनहाइट में नहीं बताना है। तो डिग्री सेल्सियस में बताना है तो हमारा क्या हो जाएगा? 39.5 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर उत्तर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा इसका सुधार लीजिएगा। 39.5 डिग्री हो जाएगा। ये सब फ़ारेनहाइट के हैं, हमें डिग्री में बताना है, इसके लिए क्या आ जाएगा? 39.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सुधार लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? उस प्रक्रम का नाम लिखिए। तो विकिरण द्वारा पहुंचती है। जो विकिरण है, मतलब किरणें कह सकते हैं आप, किरण, विकिरण, ये सब पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। जैसे आइसक्रीम, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन, हत्ता, आइसक्रीम में लकड़ी की चम्मच, फ्रिज में जमी बर्फ। ये देखिए, हमने ठंडी वस्तु और गर्म वस्तु बांट दिया। आप भी ऐसा बांट लीजिएगा। अगला देखिए, डॉक्टरी तापमापी का परिसर लिखिए। सेल्सियस स्केल में क्या हो जाता है? यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। आप यहाँ पर 37 नॉर्मल होता है, ये आपको ही पता होगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में देखिए 94 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के लिखिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही लिखा है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और 94 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इसके लिए हमने यहाँ पर वैसा ही लिख दिया। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है चौथा, ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। वे वस्तुएं जो ऊष्मा का चालन करते हैं ऊष्मा चालन कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, अर्थात जिनमें ऊष्मा हम अनुभव करते हैं वो ऊष्मा की चालन कहलाती है। अगला देखें, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए।
वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं या ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते हैं, जैसे प्लास्टिक। ठीक है, हमने इस पे बात कर चुका है। छठवां प्रश्न क्या है बच्चों, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है क्या? जी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर भी सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये एक प्रायोगिक गणना है जो प्रयोगों के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। पहले उत्तर देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर के ताप मापने के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सातवां, डॉक्टरी तापमापी के स्थान पर अब अंकीय डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों अधिक किया जाने लगा है? उत्तर देखो बच्चों, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है, यदि तापमापी टूट जाता है तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है, इसलिए अंकीय तापमापी का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि थर्मामीटर एक हानिकारक है आप लोगों के लिए। अगला देखो, गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े या काले रंग के कपड़े क्यों सुखद लगते हैं? तो बच्चों, गर्मी के दिनों में हम गर्मी में इसके लिए कपड़े सफ़ेद पहनते हैं क्योंकि वो उष्मा को अपने अंदर अब्जॉर्व नहीं करते, वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिस कारण हमारे शरीर में उष्मा बनी नहीं रहती। जबकि काले कपड़े पहनने से उष्मा शरीर में बनी रहती, इस कारण हम ठंड के दिनों में काले और गर्मी के दिनों में सफ़ेद पहनते हैं। हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं एवं गहरे रंग के कपड़े प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बच्चों, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर लिखिए। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है बच्चों, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित लिखना है। ऊष्मा चालन मतलब जिसमें ऊष्मा का चालन होता है, ऊष्मा संवहन मतलब जिसमें ऊष्मा संवहन मतलब चलती है। ऊष्मा चालन देखो, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण लोहा। ऊष्मा संवहन क्या है? किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा का पारगमन को ऊष्मा संवहन कहते हैं। ये तो आपको बनना चाहिए बच्चों, ऊष्मा संवहन और ऊष्मा चालन क्या है। तो ठीक है, 11वां प्रश्न देखो, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे? तो सर्दियों के में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबलों का चुनाव करेंगे क्योंकि यह ऊष्मारोधी होते हैं और हमें ठंड से बचाते हैं। कभी भी आप एक ही कंबल का उपयोग नहीं करेंगे, ढेर सारे कंबलों का उपयोग करिए या दो कंबलों का उपयोग करिए। अगला प्रश्न है 12वां, डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाकर संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों? हम लोग तापमान मापने में, जैसे बुखार आता है तब हम ताप मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। आपने देखा है ना बच्चों, आपने गए होगे कभी भी डॉक्टर के यहाँ तो देखा ही होगा, आपको बुखार आया होगा तो आपको उसने बगल में आपके लगाया होगा या मुँह में वो लगा देते हैं जिससे आपके तापमान का पता चलता है ना। एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी होती है। देखिए यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर आपके लिए बना दिया है, आप भी इसे बना लीजिएगा। अब देखिए 13वें नंबर का प्रश्न है हमारा, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हुए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? देखो, मुख्यतः हमने लिख दिया है 3 आपके लिए, ध्यान से देखिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। मतलब जो आपने अपने बगल में या मुंह में डाल के उसका तापमान नोट करने की कोशिश किया तो उससे पहले सबसे पहले एंटीसेप्टिक के द्वारा क्लीन कर लीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। अगला क्या है? उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, ये भी देखना है आपको, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकाना चाहिए, बल्ब में नहीं पकाना चाहिए, दूर पकाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा। अगला देखिए 14वें नंबर का प्रश्न, जल समीर एवं थल समीर का सचित्र सहित मतलब चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो जल समीर क्या? समुद्री तटीय क्षेत्रों में दिन के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर थल समीर भी देख लीजिए और दोनों के डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, थल समीर क्या है? समुद्री तटीय क्षेत्रों में के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को हम थल समीर कहते हैं। आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब देखिए अगला 15वां प्रश्न,
काला पॉलिश किए पात्र एवं श्वेत पॉलिश किए पात्र में पानी भरकर दोपहर में 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी कम गर्म होगा और क्यों? काला पॉलिश किए गए पात्र का पानी अधिक गर्म होगा क्योंकि वो ऊष्मा को रोक के रखेगा, है ना, क्या नहीं? तथा श्वेत पॉलिश किए गए पात्र का पानी कम गर्म होगा क्योंकि यह गहरे रंग के पृष्ठ की अपेक्षा अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। इसके लिए काले कपड़े ठंड के दिनों में पहनते हैं। अब भी हमने वाला क्वेश्चन किया। अगला प्रश्न है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जिससे उनके बीच वायु की एक परत बंद हो जाए। ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आया प्रोजेक्ट नंबर अपना पहला। अब यहाँ पर बच्चों आपको प्रोजेक्ट करना है, अपने 10 मित्रों के शरीर के तापमान को नोट करना है। जैसे यहाँ पर आस्था, स्वाति, साक्षी, ये आप ढेर सारे लिख के उनके शरीर का तापमान नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्रोजेक्ट नंबर 2। किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते देखिए और यह जानने का प्रयास कीजिए क्या, पहला है, तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं? इसलिए डुबोते हैं क्योंकि वो रोगाणु से नष्ट हो जाए। अगला है, तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि ताप वृद्धि के कारण पारा प्रभावित होता है और जिससे हमें ताप का पता चल जाता है कि किस शरीर में कितना तापमान है या किसको कितना बुखार है। अगला, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त या शरीर के किसी अन्य भाग में रखा जा सकता है? जी हाँ, जीभ के नीचे के अलावा बगल में भी रखा जा सकता है। अगला क्या है, शरीर के विभिन्न भागों का तापमान समान है या अलग अलग है? तो शरीर के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, ये तो आपको पता रहना चाहिए, शरीर के सभी जगह का तापमान समान नहीं रहता। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा अध्याय नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके पहले हमने सभी कक्षाओं के वीडियो पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, एड ग्रेड क्यों, और हम पूरे आपके परीक्षा से संबंधित जानकारी यहीं आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।